गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए फिर से क्लास को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए पिछले क्लास में हम आपको बताए थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये सब खत्म हो गया है टॉपिक। अब इसके आगे का टॉपिक है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके आगे का टॉपिक है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए हेडिंग दीजिए बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्लास आपका सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के इंग्लिश मीडियम का क्लास है। ये क्लास 12 का है, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है सीबीएसई के अनुसार से। बिहार बोर्ड के अनुसार से ये 9th चैप्टर होगा। बिहार बोर्ड के 9th चैप्टर में ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हमको अब पढ़ना है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस टाइप का बॉन्ड बनता है, इसके बॉन्डिंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कुछ थ्योरी पर ध्यान देते हैं। इम्पोर्टेंट थ्योरीज। पहला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम कहते हैं वीबीटी कहते हैं। दूसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम सीएफटी कहते हैं। तीसरा है लिगैंड फील्ड थ्योरी, जिसको हम एलएफटी कहते हैं। और चौथा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम कहते हैं एमओटी कहते हैं। ये 4 थ्योरी है जिससे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्डिंग को समझते। जनरली समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के साथ वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन इसके बॉन्डिंग को हम लिगैंड के आधार पर या उसके फील्ड के आधार पर या उसके प्रॉपर्टी के आधार पर जो पढ़ते हैं, जिसमें 4 थ्योरी है। पहला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, दूसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी, तीसरा है लिगैंड फील्ड थ्योरी एलएफटी और चौथा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको एमओटी कहते हैं। तो ये थ्योरी आपको जो है 11th में पढ़ाई हुआ होगा बॉन्डिंग एमओटी। इसके बारे में यहाँ आपको जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। एलएफटी जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, मतलब आप ग्रेजुएशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, यहाँ इसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ 2 ही थ्योरी पढ़ना है, वीबीटी और सीएफटी। यही दोनों थ्योरी खत्म होगा, चैप्टर एंड हो जाएगा। तो चलिए पहला हेडिंग दीजिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी हेडिंग दीजिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसका पहला पॉइंट नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेन है हमारा सेंट्रल मेटल, उसी का ऑर्बिटल भाग लेता है बॉन्डिंग में। अब क्या है ना इसका जो ऑर्बिटल है वो लिगैंड के फील्ड के स्ट्रेंथ के हिसाब से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो लिखिएगा
with respect to the strength of magnetic field with respect to the strength of ligand the transition metal provides its n-1 d ns n-1 d इसके ns np and ns np nd ऑर्बिटल और बॉन्डिंग। समझ गए कि हमारा जो ट्रांजिशन मेटल है वो लिगेंड के स्ट्रेंथ के हिसाब से n-1d हो गया इनर ऑर्बिटल और nd हो गया आउटर ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल अपने अंदर का या अपने बाहर का है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उससे पहले वाला जो d होगा वो कहलाएगा इनर डी ऑर्बिटल और उसके बाद वाला जो होगा लास्ट ऑर्बिट में उसको कहते हैं आउटर डी ऑर्बिटल। तो ये बॉन्डिंग में इनर और आउटर दोनों डी ऑर्बिटल का उपयोग करता है। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, गेस्ट मीन्स लिगेंड, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है तो उनको घर के अंदर स्थान देते हैं। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो दरवाजा पर ही उनका स्थान रहता है, या हो सकता है कि जो हमारा क्या कहते हैं जो स्टोर रूम होगा या जो सबसे मतलब बिना यूज वाला रूम होता है उसको दिया जाता है। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ के हिसाब से ट्रांजिशन मेटल अपना ऑर्बिटल देता है बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, अब देखिए अच्छा, दूसरा बात ये है कि बॉन्डिंग डिसाइड करेगा हाइब्रिडाइजेशन को। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल decides the hybridization। ये हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करता है। एग्जाम्पल देखिए, ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हो गया आपको हाइब्रिडाइजेशन और ये हो गया आपको स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 भी होता है। sp3 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, 4 होगा तो dsp2 भी होता है, इसका होता है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब 5 होगा तो हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा, sp3d होगा। ये होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ये होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। ठीक है, इसका 6 होगा तो होगा sp3d2 होगा,
जो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और 6 में D2sp3 भी होता है, ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा। दोनों स्टेज में यही होता है इसका। यहाँ पर दो कंफ्यूजन है कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा कि dsp2 होगा, ये डिसाइड करेगा लिगेंड। और यहाँ 6 रहने पर sp3 D2 होगा या D2 sp3 होगा, ये डिसाइड करेगा लिगेंड। दोनों स्टेट में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपको, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा। अब देखिए तीसरा, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स 2 कॉम्प्लेक्सेस, ये 2 कॉम्प्लेक्स बनाता है, 2 कॉम्प्लेक्सेस, 2 कॉम्प्लेक्स बनाता है। पहला कहेंगे जिसको आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। और दूसरा हो जाएगा इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल 2 तरह के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब पहला हेडिंग लीजिए, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखो, जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल के आउटर डी ऑर्बिटल के उपयोग से बनता है उसको हम कहते हैं आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, लिखो, द कॉम्प्लेक्स which is formed by using the outer d orbital of transition metal is called outer d orbital complex, is called outer d orbital complex। ठीक है, अब देखिए ये बात, ये जब भी होगा तो आपको वीक लिगेंड के इफेक्ट के कारण होगा। देखिएगा, इट इज द इफेक्ट ऑफ वीक लिगेंड। ठीक है, अब देखिए वीक लिगेंड उसको कहते हैं इसका स्पिन ज्यादा होता है, इसको कहते हैं हाई स्पिन कहते हैं। जो कमजोर होगा वो फुटकार ज्यादा मारेगा, जो ज्यादा कमजोर होगा वो ज्यादा अपना दिखाता है कि हम ज्यादा काबिल हैं। तो जिसका जो लिगेंड कमजोर होता है उसका स्पिन हाई होता है, या इसको स्पिन फ्री लिगेंड भी कहते हैं, इसको स्पिन फ्री लिगेंड कहते हैं, स्पिन फ्री लिगेंड कहेंगे। तो ये जो है इफेक्ट होता है वीक लिगेंड के कारण। अब कैसे होता है इसको एग्जांपल से समझिए, इधर वो जल्दी लिखिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी विद्यार्थी नए होंगे, आज पहला बार ज्वाइन किए होंगे, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक भरोसा रखिए कि हम आपको रेगुलर पढ़ाएंगे। और आप भी थोड़ा सा अपने आप पर भरोसा रखिए कि आप रेगुलर पढ़िएगा। जहां से आप पढ़ाई शुरू कर दिए हैं बुझिए क्या था, वहां से पढ़ाई स्टार्ट होती है ना। तो अगर मान लीजिए लाइव वाला क्लास में रहते हैं तो कोई बात ही नहीं है, अगर आपको लाइव क्लास करने का फुर्सत नहीं है तो आप कभी भी इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर जाकर के जो है सर्च करिएगा, LN राय लिखिएगा तो आपको चैनल निकल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद जो है उसमें जितना भी वीडियो है
सिस्टम से देखिए, LT1 से लेकर के जहां तक पढ़ाए होंगे उस चैप्टर में वो रहता है लिखा हुआ। मतलब पहला लेक्चर से सारा लेक्चर को सुनिए और उसको कॉपी में नोट कीजिए, खूब अच्छा से उसका फेयर बनाइए और फिर तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का। जितना भी थ्योरी बोर्ड पर लिखते हैं सबको कॉपी में लिखने के लिए लिखते हैं, ये देखने के लिए नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि सरस्वती को श्रृंगार से बैर होता है। आप जितना तामझाम करेंगे आपका पढ़ाई का स्ट्रेंथ कमेगा, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा रहता है उसको तामझाम से कोई मतलब नहीं रहता, उसको पढ़ाई चाहिए सब सिर्फ। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे COF6 है और यहाँ 3 माइनस है। F जो है हमारा वीक लिगेंड है, ठीक। तो पहले हम CO का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन लिखेंगे। CO का होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO कोबाल्ट का कितना होगा, यहाँ देखिए -6 होगा, तो इसका +3 होगा, ताकि दोनों जोड़ के -3 हो जाएगा, तो इसका हो गया +3। अब आप क्या कीजिए, CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन लिखिए। कोबाल्ट का होता है 27, तो 27 यहाँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है, इसमें से 24 का ही लिखा है। तो पहले हम क्या करेंगे कि 27 का लिखेंगे। चलिए, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होगा और 3d7 हो जाए। ठीक है, इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 होगा और 4s2 होगा। अब चलिए कि CO3+ का अगर लिखते हैं तो देखिए ये विन्यास है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉन का विन्यास है, प्रोटॉन का नहीं है। तो अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इसमें से निकलेगा, 1 इसमें से निकलेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 हो गया, 4s0, आगे का सब 0 है, मतलब 4s में 0 हो जाएगा, 4p में 0 होगा और 3d में इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए इसका डायग्राम, जैसे ये 3d का डायग्राम खींचेंगे, ऑर्बिटल डायग्राम, ये 3d का है, 1 2 3 4 5 3d हो गया। इसके बाद देखिए 4s, तो 4s का ये हो गया, और यहाँ देखिए 4p है, 4p का 3 हो गया, 3d का 5, 4s का 1 और 4p का 3। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और 1 6, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा गया इसमें। ठीक है, अब क्या है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वीक लिगेंड, 6 वीक लिगेंड, सॉरी 6 वीक लिगेंड, 6 वीक लिगेंड, due to effect of 6 weak ligand F minus, due to effect of 6 weak ligand F minus approaching towards central metal, सेंट्रल मेटल CO से जो है ये अप्रोच करेगा। ठीक है, अप्रोच करने पर क्या होगा, क्योंकि यह वीक लिगेंड है तो इसको लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है यहां वाला, ये 4d, ये जो 4d है लास्ट वाला, तो ये क्या करेगा कि अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन अरेंज नहीं करेगा, यहां जो ये ऑर्बिटल बचा हुआ है उसमें 6 को भेजेगा। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ 6 वीक लिगेंड F minus approaching towards central metal CO, the F minus uses 1 4s 3
4p एंड एक 3 4 एक इसका एंड 1 4d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल एक 3 4 आ दू 6 दू होगा एंड 2 4d ऑर्बिटल और बॉन्डिंग। अब देख लीजिए अब क्या हुआ, ये आपका 3D ज्यों का त्यों है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब यहाँ ये 4s खाली है, 4p भी खाली है और 4d भी खाली है। ठीक है, तो एक f इसमें चला जाएगा, दूसरा f इसमें आ जाएगा, तीसरा इसमें आएगा, ठीक, चौथा इसमें आएगा, पांचवा इसमें आएगा और छठा इसमें आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो F है लिगेंड, वो सेंट्रल मेटल के 4s 4p और 4d ऑर्बिटल का उपयोग करता है। देयरफॉर इट्स हाइब्रिडाइजेशन, देयरफॉर इट्स हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 और d2 हो जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेंट्रल मेटल होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर पहले जो नॉर्मल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, फिर अरेंज करके उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखेंगे जो हमारा लिगेंड है वो स्ट्रांग है कि वीक है। अगर वीक लिगेंड है तो इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं होगा, उसके आगे वाला जो ऑर्बिटल होगा वो भाग लेगा। तो उसके पास 6 गो F माइनस है, 1 2 3 4 और इसका 2 ऑर्बिटल का उपयोग किया तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या, S का 1 इलेक्ट्रॉन, P का 3 ऑर्बिटल, S का 1 ऑर्बिटल, P का 3 और D का 2, तो हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इससे आपको ये भी फायदा होगा कि आप जो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इससे निकल जाएगा। अब देखिए दूसरा है आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये हो गया। अब इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। चलिए अब दूसरा लिखेंगे इनर डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर डी ऑर्बिटल क्या होगा, तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें लिगेंड जो है ट्रांजिशन मेटल के इनर डी ऑर्बिटल का उपयोग करेगा। द कॉम्प्लेक्स in which ligand uses the inner d orbital, inner d orbital of central metal for bonding, for bonding is called inner, is called inner d orbital, inner d orbital complex, इसको इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इट इज द इफेक्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं लो स्पिन, लो स्पिन कहेंगे या स्पिन पेयर कहेंगे, स्पिन पेयर कहेंगे, इसमें स्पिन रहेगा पेयर में। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड या जिसको लो स्पिन कहते हैं, जो बहुत अधिक बुद्धिमान होता है, ज्यादा शांति मिलेगा, देखिएगा उसको सब गधे कहता होगा। इसलिए जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उसका स्पिन लो होता है, जो वीक लिगेंड होगा, जैसे जो विद्यार्थी 1 घंटा भी नहीं पढ़ता है उससे जाके पूछे कितना देर पढ़ते हो, वो कहेगा 10 घंटा से हमको कम में बनता ही नहीं है। और जो विद्यार्थी 10 घंटा पढ़ता होगा उससे जाके पूछे, वो हमेशा कहेगा हम पढ़ते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको डर लगता है कि हम अगर पढ़ते ही भी पढ़ने लगेगा तो मेरा एक कंपटीटर आ जाएगा। इसलिए जो है
स्ट्रॉन्ग लिगेंड का स्पिन लो होता है और वीक लिगेंड का स्पिन जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसका एग्जांपल समझिए, जैसे CO NH3 का होल 6 और यहाँ 3+ है, ठीक। अब देखिए डी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO बराबर क्या हो जाएगा, +3 होगा, क्योंकि ये 0 होगा तो यह +3 हो जाएगा, तभी दोनों जोड़ के 3+ होगा। अब वही बात है, पहले आप कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर हो जाएगा 3D, या पहले लिखिए 4s2, अब लिखिए 3D7, ठीक। अब इसको अरेंज कर लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ 3D7 होगा, 4s2 होगा। अरेंज करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने में सही रहता है। अब जैसे CO पर 3+ कीजिए तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से, एक इसमें से, तो 3D6 हो गया। अब यहाँ 3D होगा, सॉरी 4s होगा 0, 4p होगा 0। अब आइए, अब देखिए इसका ऑर्बिटल डायग्राम, ये हो गया 3D, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद हो गया 4p, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4s। अब यहाँ हो गया 4p, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए व्हेन 6 strong ligand NH3 approaches for bonding, ठीक है। सेंट्रल मेटल provides the following orbital, समझ गए। क्या होगा कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो वो आपके आउटर ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, 4D जो आउटर ऑर्बिटल है खाली है उसमें नहीं जाएगा, पहले इसको अरेंज करेगा। क्यों अरेंज करेगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 1 2 3 4 ऑर्बिटल है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको कहेगा पेयर में हो जाओ। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ आप 4 भाई हैं और चारों अलग अलग कमरा में रहते हैं, किसी दिन गेस्ट आ गया तो आप क्या करते हैं कि एक रूम में 2 2 भाई करके रह जाते हैं। इसमें 4 एक में नहीं रह सकते हैं क्योंकि एक ऑर्बिटल में आप भी जानते हैं कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक में 2 एडजस्ट हो जाएगा यहाँ। अब क्या होगा सो देखिए, ये हो गया 3D, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन सब रीअरेंज्ड हो जाएगा, हो गया। अब आपको 2 ऑर्बिटल या खाली कर दिया, ये किसके कारण से हुआ, यही कोबाल्ट है जो एक जगह देखिए F6 के साथ किया तो कहा कि आउटर ऑर्बिटल में जाओ, और यही एक जगह देख लीजिए यहाँ पर NH3 आ गया तो कहा कि अपने आप को अरेंज कर लो, तो एक NH3 इसमें जाएगा, ठीक है, दूसरा NH3 इसमें आ जाएगा, तीसरा इसमें आ जाएगा, चौथा इसमें आएगा, पांचवा इसमें आएगा और छठा जो है सो इसमें आ जाएगा। तो आपका जितना लिगेंड है सबको ऑर्बिटल मिल गया। तो यहाँ जो है यह बॉन्डिंग के लिए है ना 3D के 2 4s के 1 और 4p के 3 ऑर्बिटल का उपयोग करता है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन रहता ही है बोर्ड में, CBSE में भी रहता है और बिहार बोर्ड में भी रहता है, देख लीजिएगा अपना। इसका सिर्फ यही है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो उसको किस तरह से एडजस्ट करना है देख ही लिए हैं, और वीक लिगेंड रहेगा तो कैसे करना है वो भी देख लिए। याद रखिएगा जितना भी हेलाइड है सब वीक लिगेंड है, बाद बाकी सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। तो अब देखिए NH3 uses 2 orbitals of 3D
one orbital of 4s and three orbital of 4p. Therefore its hybridization इक्वल टू हो गया D2sp3 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछता है हाइब्रिडाइजेशन तो आप गौर करिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसमें एक रहेगा जो डी आपको पहले रहेगा और बाद बाकी 3 रहेगा जिसका डी बाद में रहेगा। तो आपको ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, इतना सॉल्व नहीं करना है। आप ऑब्जेक्टिव के एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव का जो मैंने दिया हुआ रहेगा, तो चॉइस दिया रहेगा, उसको देख के ही डिसाइड कर लीजिएगा कि ये जो है हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो डी पहले मिलेगा और वीक लिगेंड होगा तो माने डी बाद में मिलेगा। इसी डिसीजन से आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, ये हो गया, इसको जल्दी से नोट करिए। अब है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डीबीटी खत्म हो गया। अब है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां 2 प्रॉपर्टी यह शो करता है। इट शोज 2 प्रॉपर्टीज, ये 2 प्रॉपर्टी शो करता है। पहला पैरामैग्नेटिक और दूसरा डाईमैग्नेटिक। अब देखिए पैरामैग्नेटिक क्या है। अब देखो ये पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब डी ऑर्बिटल में, चाहे वह इनर हो या आउटर हो, देख लीजिएगा, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, डबल इलेक्ट्रॉन होगा तो डाईमैग्नेटिक होगा। जैसे इसके बारे में पूछा जाएगा, इसमें देखिए अगर इस कंपाउंड को देके पूछा जाएगा तो इसको कहेंगे डाईमैग्नेटिक, क्योंकि इसका जितना भी इलेक्ट्रॉन था सब पेयर में था। और वही से पहले वाला COF6 के बारे में पढ़ाए हैं, 3+3- के बारे में, तो उसमें जो भी होगा आपको वो पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक। लिखेंगे इट इज द इफेक्ट ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल का दिए थे, इनर आउटर दोनों हो गया। ठीक है, और डाईमैग्नेटिक क्या है, डाईमैग्नेटिक क्या है, तो हो जाएगा इट इज द इफेक्ट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण डाईमैग्नेटिक और अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण पैरामैग्नेटिक। अब देखो द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इक्वल टू हो जाएगा, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू रूट अंडर होता है n इंटू n+2 BM होता है। इसमें BM का मतलब हो गया बोर मैग्नेटोन, ये यूनिट है इसका। ठीक है, बोर मैग्नेटोन। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ n क्या है, n हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया n। अब n के आधार पर डिसाइड करेंगे कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। तो ये भी खत्म हो गया। इसके बाद है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है VBT का? लिमिटेशन क्या है देखिए। लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब है कि इसका डिफेक्ट क्या है VBT का। पहला है कि इसमें एटम और मॉलिक्यूल दोनों को एक सॉलिड स्फीयर माना गया है। बोथ एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड एज स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ये डिमेरिट है, मतलब इसमें एटम मॉलिक्यूल में डिफरेंस करना डिफिकल्ट काम है, ठीक है। और दूसरा है देयर इज डिफिकल्ट या द डिफरेंस इन strong ligand and weak ligand is difficult, ठीक है। मतलब इस थ्योरी से आप स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब आप लिगेंड को देख के ये नहीं बता सकते कि यह लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो आपका यहाँ पर जो है सो VBT कंप्लीट खत्म हो गया। हमने बता दिया कि इसका कौन सा ऑर्बिटल कैसे भाग लेगा लिगेंड के प्रभाव से, जान गए इसको। अब इसको अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कल हम पढ़ाएंगे आपको CFT, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक और होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक वॉल्यूम 2। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।